अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सल्तनत उस्मानिया क्या थी और अर्तुगरुल गाजी कौन थे। अर्तुगरुल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न पर उर्दू ज़बान में नशर किया गया, लेकिन उर्दू ज़बान में डबिंग से कबल यह ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मद्दाहों में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ़ कर चुके हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात न होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस ख़ानदान और सल्तनत का आगाज़ तारीख़ के धुंध में गुम हो चुका है। तारीख़ की किताबों में उस्मानी रवायत के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मुअर्रख की एक तहरीर और उस्मान के ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खानाबदोश कबीले से था और उसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ उसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बराज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और यह 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। एक मौरख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मौजज़े से कम नहीं। मौरख कैरोलाइन फंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया, वो इलाका जो किसी हद तक आज के तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल के बारे में उस्मानी रवायत क्या हैं। मौरख स्टैमफर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रवायत में तजाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद्द अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। दोस्तों रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह यह कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जे शाह के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फुरात में डूब गए और इसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने मगरब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जूक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। ये शाह की किताब में दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। दोस्तों फंकल लिखती हैं कि उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबायली सरदार शमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जूक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इस रवायत के मुताबिक सल्जूक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सौत में कुछ इलाका अता किया, लेकिन अर्तुगरुल का उस्मान से क्या ताल्लुक था। और अब हम बात करते हैं नामालूम तारीख वाले सिक्के के बारे में। फंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनन तारीखी शख्सियत थे और इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल। दोस्तों फंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं तारीख में उस्मानियों का पहला जिक्र कैसे आया। फंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। इस वक्त के एक बाज़ंतीनी मौरख ने लिखा कि सन 1301 ईस्वी में बाज़ंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। जंगे बाफ्यूस कहलाने वाली यह लड़ाई कुस्तंतुनिया यानी इस्तंबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई।
लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था, और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौर्रख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका कुस्तुनतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि उस्मान का ख्वाब क्या था। मौर्रख लिस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब द इंपीरियल हरम विमेन एंड सोवरेंटी इन द ओटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शख्स अदाबाली के सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही उसके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सैराब होते हैं। उस्मान ने जब शेख अदाबाली से ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और उसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है, और उन्होंने कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद उनकी बेटी हैं, और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया भी बन गई थी। फंकल मजीद लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने आगाज़ की तारीख मालूम करने से ज़्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी, और उनके नज़दीक इनकी सल्तनत का आगाज़ एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेजी सबूत भी तारीख में मिलता है, और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर की ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदाबाली नामी बुजुर्ग मौजूद थे, और इस बात की भी कुछ शहादत है कि उनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अर्तुरुल के अनातोलिया के बारे में। अर्तुरुल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहां बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मेनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़ंतीनी सल्तनत भी थी, जिसका अख्तियार कुछ दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरक में सल्जूक जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जूकों को कमज़ोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का अख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान था। गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में न होने के बराबर था, लेकिन यह सिर्फ जंगजुओं की आमाजगा नहीं था। महमजोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फंकल फ्रंटियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचती हुई बताती हैं कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फौजी मोहम्मद के शौकीनों, मुतलब पस मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, राहबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुकद्दस मकामात के मुतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान असातिज़ा और ख़तरात से न डरने वाले ताजर की गुजरगाहों के जाल बिछे हुए थे। फंकल लिखती हैं कि इस बद इंतज़ामी वाले इलाके की ख़ास बात यह थी कि मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहबों की तरह वो भी हर वक्त सफ़र में रहते या फिर अपने पीरोकारों के दरमियान क़याम करते, और उनकी ज़िंदगी रवायत का हिस्सा बन गई थी। दरवेशों की खोलियाँ इलाके में इस्लाम की तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सल्जूकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ आम थी। दोस्तों, स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरानों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाके से निकल जाने पर खुश थे। जेशा मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात पर भी दाखिल हुए थे, जहाँ मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते थे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अर्तुरुल के मज़ार के बारे में, सौत के इलाके जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अर्तुरुल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, में अर्तुरुल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है
जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तुगरुल के बेटे ने उनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे उरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फंकल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से कोई निशानी नहीं बची, इसीलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। उन्होंने मजीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमज़ोर हुई सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सौत में अर्तुगरुल का मज़ार असर नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल की ज़िंदगी पर टीवी ड्रामा क्यों बनाया गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के माहिर बशरियात जोश कार्नरी ने मिडिल ईस्टर्न रवैयों में शामिल शाया होने वाली एक किताब में मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तुगरुल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नरी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान और अब्दुल हमीद दोम की शोहरत अर्तुगरुल से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अर्तुगरुल पर टीवी सीरीज बनाना बगैर वजह नहीं। तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज डेरिलस अर्तुगरुल इनके काई कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफ्त पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तुगरुल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कार्नरी कहते हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाजे थे, जिससे कोई शक नहीं रहता पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कार्नरी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरीज बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियात की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कार्नी कहते हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बारे में सीरीज इसीलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। अर्तुगरुल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना।